हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर सेकंड का शिक्षा वाला पार्ट यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है शिक्षा का समाजशास्त्र, उसमें सामाजिक संस्थाओं की अवधारणा, प्रकार एवं कार्य, जिसमें से 3 चीजें मेंशन है, परिवार, विद्यालय और समाज। ठीक है, वो पढ़ेंगे। ये एजुकेशन या जहाँ पर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ये नोट्स स्पेशली यूज़फुल रहेंगे हिंदी मीडियम के लिए, पढ़ लेकिन दोनों सकते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश भी मेंशन है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं शिक्षा का समाजशास्त्र का सामाजिक संस्थाओं की अवधारणा, प्रकार एवं कार्य। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक संस्थाएं होती क्या हैं। सामाजिक संस्थाएं समाज में स्वीकृत नियमों, मूल्यों, परंपराओं और मानदंडों पर आधारित संगठित व्यवस्था होती है। ये समाज मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और समाज में व्यवस्था, स्थिरता और निरंतरता बनाए रखती है। सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों के व्यवहार को दिशा देती हैं और समाज में सुचारू रूप से संचालन में सहायता करती हैं। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। कुल मिला के 5 प्रमुख जो संस्थाएं मानी जाती हैं वो ये हैं। पहला होता है परिवार, फिर होता है विद्यालय, फिर समाज, फिर राज्य और धर्म। इंसान का पूरा जीवन जो है इसी के आसपास क्या कहते हैं घूमता है। तो आज लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, परिवार, विद्यालय और समाज मेंशन है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे परिवार के बारे में। परिवार समाज की सबसे प्राचीन, प्राथमिक और मूलभूत सामाजिक संस्था है। ये समाज की आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट मानी जाती है, जहाँ व्यक्ति रक्त संबंध, विवाह या दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। आप सभी के पास पता है आपको। परिवार व्यक्ति के जन्म, पालन पोषण, सामाजिककरण, शिक्षा तथा व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी कारण परिवार को समाजीकरण का प्रथम अधिकरण कहा जाता है। इसीलिए देखिए, परिवार ही आपको जन्म देता है, आपका पालन पोषण करता है, समाजीकरण कैसे करते हैं वो सिखाता है, शिक्षा देता है, व्यक्तित्व निर्माण करता है और सामाजिक विकास करता है। ये बेसिक जो शुरुआत है वो घर से होती है आपकी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब परिवार के काम क्या हैं, कार्य क्या क्या हो सकते हैं। प्राथमिक समाजीकरण, परिवार बच्चों को प्रथम समाजीकरण अभिकरण है। ये पहली सोसाइटी में कैसे रहते हैं, पहला घर मिनी एक सोसाइटी होता है। ये बच्चों को भाषा, संस्कृति, सामाजिक मानदंड, मूल तथा उचित व्यवहार करना सिखाता है। ये माँ बाप ही सिखाते हैं कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है। परिवार के माध्यम से बच्चा समाज में रहने के नियमों और सामाजिक भूमिकाएं सीखता है। भावनात्मक सपोर्ट, अब आप कहीं पर भी परेशान हो लेकिन आप अपने घर वालों से जाके अपनी परेशानी बता सकते हैं, तो ये जो भावनात्मक सपोर्ट है ये परिवार देता है। परिवार अपने सदस्यों को प्रेम, स्नेह, सुरक्षा एवं देखभाल प्रदान करता है। ये अपनापन, आत्मविश्वास तथा भावनात्मक स्थिरता विकसित करता है। कठिन परिस्थितियों में परिवार मानसिक एवं भावात्मक सहारा देता है। जब आदमी परेशानी में होता है तो परिवार खड़ा होता है, बीमार होते हैं तो परिवार खड़ता है। प्रजनन एवं पालन पोषण, परिवार मानव जाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। परिवार से ही बच्चे बनते हैं, बच्चों से समाज बनता है। बच्चों के जन्म, पालन पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शारीरिक विकास की जिम्मेदारी परिवार निभाता है। अगर ये सब परिवार नहीं निभाएगा तो कहाँ से आदमी आगे बढ़ पाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण, बच्चा सही से बढ़ पाए, अपनी उन्नति कर पाए, ये सब परिवार कराता है। सामाजिक स्थिति, परिवार जन्म के समय ही बच्चे को सामाजिक पहचान देता है। अब जो जिसके घर में पैदा हो गया वो वैसा बन गया, कौन सी क्लास में पैदा होगा, कैसे आर्थिक स्थिति होगी, ये सब बताता है। जो पॉइंट है जो बिल्कुल मस्ट याद करने वाले वो है सामाजिक, प्राथमिक समाजीकरण, भावात्मक सहयोग और प्रजनन एवं पालन पोषण, सामाजिक स्थिति एवं पहचान। तो परिवार समाजीकरण का प्रथम अभिकरण तथा समाज की सबसे प्राथमिक इकाई सामाजिक संस्था मानी जाती है। अब परिवार के क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले आपको सभी को ज्यादातर मोस्टली लोग जानते हैं इसके बारे में कि कितने प्रकार हो सकते हैं परिवार के। पहला है एकल परिवार, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे, उनके माँ बाप रहते हैं।
आधुनिक शहरी समाज में सबसे समान परिवार है। निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है। हर इंडिविजुअल पे मतलब अपना-अपना डिसीजन ले सकते हैं। इनके माता-पिता और उनके विवाहित केवल माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही साथ में रहते हैं। ये संयुक्त परिवार इसमें दादा-दादी, चाचा-चाची, ताऊ सब मिलके रहते हैं तो संयुक्त परिवार होता है। ये परिवार सहयोग, सुरक्षा, संस्कृति, परंपराओं को बनाए रखने में सहायक होता है। मातृसत्तात्मक परिवार जहाँ पे सारे डिसीजन माँ की तरफ से लिए जाते हैं। ये कुछ अलग-अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे चलता है। खासी में, मेघालय में चलता है, नायर केरल में चलता है। पितृसत्तात्मक परिवार जहाँ पे पुरुषों की प्रधानता होती है। सारे निर्णय जो है वो मर्द लेते हैं। तो इस तरह का ये बेसिक 4 है, ठीक है? अब बच्चा जैसे बड़ा हुआ तो वो स्कूल गया। अब स्कूल की क्या भूमिका आती है? विद्यालय समाज की औपचारिक शैक्षिक संस्था है जो परिवार और व्यापक समाज के बीच सेतु कार्य करती है। परिवार से प्राप्त प्रारंभ शिक्षा एवं संस्कारों को विद्यालय व्यवस्थित वैज्ञानिक और संगठित शिक्षा के माध्यम से विकसित कर देता है। विद्यालय बच्चों को ज्ञान कौशल अनुशासन नैतिक मूल्य सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिकता के गुण प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को समाज में नियमों संस्कृति और लोकतंत्र मूल्यों को परिचित कराकर उन्हें उत्तरदायी करने में सहायक है। देखिए है क्या, बच्चा पैदा हो गया। अब पैदा होने के बाद जो थोड़ा बहुत उसने सीखा है उसको लेके वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में फिर क्या है, पहले क्या अपने परिवार के बीच में रहता है, फिर अलग-अलग परिवारों के सदस्यों के बीच में रहता है। तो ये समाजीकरण करवाने की दूसरी संस्था मानी जाती है। तो कैसी-कैसी संस्थाएँ हो सकती हैं? एक होता है फॉर्मल एजुकेशन जहाँ पे या फॉर्मल एजुकेशन सेंटर ये संगठित नियोजित क्रमबद्ध शिक्षा व्यवस्था होती है। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम समय सारणी परीक्षा प्रमाण पत्र की व्यवस्था होती है जहाँ पर जैसे स्कूल्स में होती है। यह विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय इनके बारे में आता है। विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र ये सब मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जो होते हैं या शिक्षा दैनिक जीवन के अनुभवों डेली एक्सपीरियंस परिवार समुदाय मित्र कार्यस्थल एवं जनसंचार माध्यमों से प्राप्त होता है। ये स्कूल के बाहर की का जो हम सीखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, ना परीक्षा होती है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे परिवार में से संस्कार, समाचार, पुस्तकें, इंटरनेट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ ये सब। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा क्या होती है? इसमें क्या होता है? आप कोई स्किल सीखने जाते हैं। यह शिक्षा विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यवसाय एवं तकनीक कौशल प्रदान करती है। इसमें उद्देश्य रोजगार एवं उद्योगों के लिए दक्ष मानव संसाधन तैयार करना। इसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग एवं कौशल विकास केंद्र इनके बारे में बात किया जाता है। इनके कार्य क्या-क्या हो सकते हैं? द्वितीय समाजीकरण होता है। पहले तो बच्चा समाजीकरण सीख के आता है वहाँ से अपने घर से, फिर आके स्कूल में सीखता है। अ, वह यह उन्हें सामाजिक व्यवहार, सहयोग, अनुशासन और नियमों का पालन करना सिखाते हैं। इसमें बच्चे समाजों के साथ बेहतर ढंग से संयोजित कर पाते हैं। ज्ञान एवं संस्कृति का हस्तांतरण होता है इसमें। विद्यालय अकादमिक ज्ञान, कौशल एवं मानव सभ्यता से की संचार को नई पीढ़ी तक पहुँचाता है। यह भाषा, साहित्य, इतिहास, कला एवं संस्कृति को शिक्षा देता है। इसके माध्यम से सामाजिक मूल्य, नैतिक आदर्श और पारस्परिक परंपराएं रक्षित रखी जाती है। व्यावसायिक तैयारी विद्यालय विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायी के लिए आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह व्यवहारिक शिक्षा तकनीकी ज्ञान और कार्यकुशलता विकसित करता है। इसमें विद्यार्थी भविष्य में रोजगार प्राप्त करने एवं स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। सामाजिक एकीकरण विद्यालय विभिन्न जाति समूह भाषा क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ लाता है। यह समान शिक्षा समान नियम और साझा गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और संस्कृति को समन्वय को बढ़ावा देता है। इसमें बच्चों में राष्ट्र प्रेम सहिष्णु और सहयोग सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। नॉर्मल सी बात है, अलग अलग सोसाइटी के लोग आते हैं एक स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग फ्रेंडशिप सीखते हैं, लोग एक दूसरे के साथ में कैसे रहना वो भी सीखते हैं।
अब जो आखिरी है हम उसके बारे में बात करेंगे, समाज। समाज यह व्यापक सामाजिक संस्था है जो सभी अन्य सामाजिक संस्थाओं को अपने भीतर समूहित कर लेता है। यह लोगों का एक बड़ा संगठित समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ साथ रहते हैं, निरंतर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया और सामान्य संस्कृति को साझा करते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाद जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, और उत्तर प्रदेश के बाद हम अपने अपने एरिया में आ जाए, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, सबका एक जैसा कल्चर होता है और साथ में रहते हैं। समाज की प्रमुख विशेषता क्या है कि यह समाज का उच्चतम और व्यापक संस्था है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहते हैं, लोग किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है जैसे हम लोग करते हैं। एक समान संस्कृति, भाषा, परंपरा और मूल साझा होते हैं। और अन्य सभी सामाजिक संस्थाओं, परिवार, विद्यालय, धर्म, अर्थव्यवस्था इसके भीतर ही समाहित रहता है। देखिए, फैमिली भी इसी के अंदर रहेगी, स्कूल भी इसी के अंदर है, धर्म भी इसी के अंदर फॉलो होता है, तो ये बड़ा क्षेत्र माना जाता है। प्रकृति यह व्यापक सामाजिक संस्था है, संरचना लोगों का एक बड़ा संगठित समूह, क्षेत्र किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते, अंतःक्रिया, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते, काम करते, वरना कैसे काम चल सकता है। तो ये रहा समाज के बारे में। अब समाज के कार्य क्या-क्या हो सकते हैं? सामाजिक व्यवस्था पर एवं नियंत्रण। समाज कानून, नियम, विनियम एवं न्याय प्रणाली के माध्यम से बनाए रखा जाता है। हम लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अराजकता फैल जाए। तो ये अराजकता को रोकता है और व्यवहार को नियंत्रित करता है। पुलिस, न्यायालय, प्रशासन आदि संस्थाएं समाज के नियंत्रण में सहायक होती हैं। ये सारी संस्थाएं मिलकर समाज को वो करती हैं, नियंत्रित करती हैं। संसाधनों का प्रबंध, ये समाज उत्पादन, वितरण और उपयोग की प्रक्रिया को संगठित करता है। यह श्रम, पूंजी, तकनीकी आदि संसाधनों को उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। ये लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति पे सेवाएं प्रदान करता है। सामाजिक एकता, एक साथ अलग-अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो सामाजिक एकता भी प्रदान करता है। समाज साझा मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों और सामूहिक चेतना के माध्यम से व्यक्तियों में एकजुट रहता है। यह पारस्परिक निर्भरता और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देता है। भाषा, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज समाज को एक सूत्र में बांधती हैं। अनुकूलन और परिवर्तन, समाज नवीन पर्यावरणीय, राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों के अनुकूल ढलने की संरचना व्यवस्था प्रदान करता है। समाज ही बताता है ना कि कुछ नया चेंज आया तो वो एक्सेप्ट करना है। ये परिवर्तन को संभव बनाता है और विकास की दिशा में समाज को अग्रसर करता है। देखिए, कोई भी चेंज है ना सोसाइटी के लिए होता है। सोसाइटी में अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो चीज़ अच्छी से चलेगी, वही सेम टू सेम यहाँ पर है। शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समाज निरंतर प्रगति करता रहता है। कभी आंदोलन होता है, कभी ऐसे नॉर्मली लोग खुद ही तौर पे, दिली तौर पे अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन चेंज होता रहता है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था एवं नियंत्रण करता है, संसाधनों का प्रबंध करता है, सामाजिक एकता बढ़ाता है, अनुकूलन एवं परिवर्तन। ये सबसे कम चीज़ ऐसी है जो आपको याद रखना है, ठीक है? अब कह रहा है कि समाज के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? शिकार संग्रह समाज हो सकता है। ये छोटे समूह में रहते हैं, जीविका का उत्पादन मुख्यतः पौधे, फल, फूल और ये सब रहते हैं, ठीक है? अब उसके बाद आता है इसमें अ, चलायमान जीवन शैली, घुमंतू जैसे पहले के लोग रहते थे, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं होती हैं। कृषि समाज होता है, ये समाज खेती भूमि की जुताई और स्थायी निवास पर आधारित है। लोग कृषि का मुख्य रूप से अपनाते हैं, ग्राम व्यवस्था विकसित होती है, परंपराएं, रीति-रिवाज और सामाजिक संस्थाएं मजबूत होती हैं यहाँ पे। प्राचीन भारत में ग्राम समाज पारस्परिक कृषि समाज था। अब औद्योगिक, आज के ज़माने में जो जहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, ये समाज मशीनों के उपयोग, बड़े पैमाने पर उत्पादन और औद्योगीकरण पर आधारित होता है। यहाँ पर कारखाने, उद्योग, शहरीकरण का विकास होता है। तकनीकी, विज्ञान और पूंजीवाद की भूमिका प्रमुख होती है। परंपरागत कृषि उद्योग की ओर परिवर्तन होता है, मतलब कृषि से हट के अब उद्योग बनने लगते हैं यहाँ पे। आजकल जो चल रहा है उत्तर औद्योगिक समाज, यह है सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। जैसे नोएडा उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर ज्यादातर टेक्निकल काम होता है, बैंगलोर हो गया, ये सब चीजें जहाँ पे ये सब काम होते हैं, ठीक है। उद्योगों की तुलना में सेवाएं, सूचना तकनीकी को महत्व अधिक ये तकनीकी पे आधारित होता है। शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और
वैश्वीकरण इसी की मुख्य विशेषता है। डिजिटल तकनीकी और संचार क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान ज्ञान आधारित समाज जैसे अमेरिका, जापान, यूरोप विकसित राष्ट्र है, ये इसके अंदर आता है। तो आपको इतना ही पढ़ना था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो था वो जो है वो खत्म हो गया। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। थैंक यू।